हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत एमसीक्यू प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और ये हम सभी को मालूम है कि हम परीक्षा के आखिरी दौर में बातचीत कर रहे हैं और इस समय एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं जो कि आपको तनावों से मुक्त करेगा और आपके मन मस्तिष्क को एक शांति प्रदान करेगा कि ऐसे प्रश्नों को अगर हम हल कर ले रहे हैं तो केबीएस टीजीटी में किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी उसे अच्छे से हल कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट केवल प्रैक्टिस सेट नहीं है, तमाम चीज़ों से दूर, बिजनेस से दूर और जो भी प्रचार का तंत्र है उससे दूर रहकर एक जो वास्तविकता है, जो इस परीक्षा की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किया है। उम्मीद है कि आप सभी अपने लिए आखिर तक इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल आप देख रहे हैं, पूछा गया कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह किसका कथन है। जब आप क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही चुपके से इस कोटेशन को दिया गया है। बहुत कम विद्यार्थियों का ध्यान उधर जाएगा, हालांकि कई विद्यार्थियों का ध्यान गया भी होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको दृष्टि प्रदान करना है कि कैसे पुस्तकों को भी पढ़ना है। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने सही जवाब अपने दिमाग में ढूंढ लिया होगा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। आप देखेंगे केबीएस टीजीटी या पीजीटी के पेपर को, तो वहां पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं असंगत युग्म से रिलेटेड, और जो कि आपके टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, मनोहर श्याम जोशी, लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि इसमें असंगत युग्म कौन सा है। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी लखनवी अंदाज के लेखक नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था यशपाल का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि आप सही जगह पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। कृष्णा सोबती, एक कहानी है अभी, भदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो असंगत युग्म कौन सा है। सही जवाब आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। लिखा गया कि एक कहानी यह भी, ये क्या है, मन्नू भंडारी का है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। नेताजी का चश्मा कहानी है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, लखनवी अंदाज व्यंग्य, मानवीय करुणा की दिव्य चमक निबंध है। तो आपके दिमाग पर थोड़ा सा यहाँ पर जोर देने की कोशिश है कि आप जोर दीजिए कि इसमें से कौन सा असंगत युग्म है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह निबंध न होकर संस्मरण विधा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, और इसमें कौन से व्यक्ति शामिल है। फादर कामिल बुल्के को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। एक कहानी अभी कहानी है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र, संस्कृति निबंध। तो आप देख रहे हैं कि आपके एकदम पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, और आप लोगों ने अगर शॉर्ट नोट्स की वीडियो देखा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें असंगत युग्म कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक कहानी अभी। ये कहानी विधा में नहीं है, बल्कि क्या है, आत्मकथा का एक अंश है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं उनको भी आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया है। वसुधा, पहल, सम्मेलन, हंस। तो स्वयं प्रकाश को आप अपने दिमाग में लाइए कि हमने इनके बारे में क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं। ऑप्शन ए, वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था।
एक और लेखक हैं जिन्होंने कि वसुधा से जुड़ाव था उनका, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश का दौर किस दशक से रहा है? 8वें दशक से, 9वें दशक से, 7वें दशक से या फिर छठा दशक से? तो स्वयं प्रकाश का दौर किस दशक से रहा है? तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, और इसी तरीके से आपको परीक्षा हॉल में भी क्वेश्चंस को पढ़कर आराम से सॉल्व करना है। टाइमर को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये आपको प्रेशराइज करने लगता है और आपको आता हुआ आंसर भी गलत होने लगता है। वैसे ही परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में काफी टेंशन तनाव में होते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो आपका जो दिल कर रहा है, जिस हिसाब से आपको बैटिंग करना है उसी हिसाब से बैटिंग करना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा, ऑप्शन ए, 8वें दशक में। इसमें एक महत्वपूर्ण विकल्प दिया गया है, छठा दशक। अगर कोई विद्यार्थी 7वें नंबर क्वेश्चन तक साथ दे रहा हो तो छठा दशक किसकी रचना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने संकेत कर दिया है, आप ध्यान में रखिए। खैर, इसका जो आंसर था स्वयं प्रकाश 8वें दशक के कहानीकार माने जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इनको समकालीन कहानीकारों के श्रेणी में भी माना जा सकता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हैं? स्वयं प्रकाश के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हैं? ऑप्शन दिया गया है 13, 14, 15, 16। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 13 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अनुसंधान। तो कौन सा ऐसा कहानी संग्रह है जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नहीं है? आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने स्वयं प्रकाश को तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कहानी संग्रह में नहीं है? बिल्कुल सही जवाब कई विद्यार्थी देना शुरू कर दिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अनुसंधान। देखिए, यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इनके कहानी संग्रह का नाम संधान है, हालांकि थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया गया है और अनुसंधान कर दिया गया, तो बहुत ही कम अंतर है यहाँ पर। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि बीच में विनय और ईंधन किसका उपन्यास है? बीच में विनय और ईंधन किसका उपन्यास है? स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, मनोहर श्याम जोशी, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा, ऑप्शन ए, स्वयं प्रकाश का उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन। ये एग्जाम में आ भी चुका है केबीएस के, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखकर जाइए। हो सकता है कि आपके परीक्षा में कल ये प्रश्न के तौर पर आपके सामने आए और आपको तुरंत एक प्रसन्नता महसूस हो कि हमने प्रैक्टिस सेट्स में इसको देखा था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इसमें नेताजी कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हालदार साहब, पानवाला। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस के मुताबिक इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पर नेताजी का चश्मा यूज किया गया है। बाकी आप देख रहे हैं कि हालदार और पानवाला भी इसके प्रमुख पात्र के रूप में इसमें मौजूद है, ठीक है, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा ही लिखा गया है, नेताजी का चश्मा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन का सही समूह नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनको आमतौर पर हम लोग अन्य गतिविधियों, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर संपादक के तौर पर हम देख रहे हैं और इन्होंने बहुत संपादन किया है, इसलिए यहाँ पर समूह वाला क्वेश्चन बनाना पड़ा, ताकि एक ही प्रश्न में आपकी सारी जानकारी हो जाए, सारी तैयारी हो जाए। रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन का सही समूह नहीं है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी, नई धारा। चौथा ऑप्शन दिया गया है जागरण, माधुरी, हंस। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि जो ऑप्शन डी है वो क्या है, समूह में शामिल नहीं है। बाकी ऊपर के जितने भी तीनों ऑप्शन है वो सब रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन के तौर पर है, तो इनको आप इंपॉर्टेंट करके नोट करके जरूर जाइए, जरूर एक दो सवाल इससे आने वाले हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि रामवृक्ष बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? देखने में प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक तरीके का है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 8 खंडों में, 9 खंडों में, 10 खंडों में, 11 खंडों में। तो रामवृक्ष बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में है? आप लोगों के दिमाग में इसका बिल्कुल सही जवाब आने लगा होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 8 खंडों में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है?
असंगत युग्मों पर आधारित केबीएस टीजीटी पीजीटी में कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूरी संभावना है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है पतितों के देश में उपन्यास है, चीता के फूल कहानी है, अम्रपाली नाटक है, माटी की मूर्तें संस्मरण है। तो आपके दिमाग में पूरा दिमाग आपका इतना वो होता है कि सही समय पर ही काम करता है। अब इस समय कर भी रहा होगा, आप लोगों का दिमाग पूरा सर्च कर रहा होगा कि आखिरकार असंगत युग्म क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सर्च कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, माटी की मूर्तें, जो कि संस्मरण विधा में न होकर एक रेखा चित्र है। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये संस्मरण रेखा चित्र का क्या खेल है। तो इस खेल को समझने के लिए हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जरूर उसको समय निकाल कर देखें। हालांकि वर्तमान समय में आपके पास समय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? सेम टू सेम वही प्रश्न, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज हुए हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण, चीता के फूल कहानी, अम्रपाली उपन्यास। तो असंगत युग्म कौन सा है? हर एंगल से आप सभी को प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जा रही है। लेग साइड में, ऑफ साइड में, यारकर, सभी तरीके से आप सभी को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप कैसे वहां पर डिफेंड करें। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अम्रपाली, जो कि अभी आपने देखा कि वो नाटक के तौर पर है, रामवृक्ष बेनीपुरी का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश प्रेमचंद। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? आपने वैसे सुना होगा कलम का मजदूर, कलम का सिपाही। अब यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कलम का जादूगर, तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि हमने इस चैनल पर भी पढ़ा था और किताब में भी पढ़ा था। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसको तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि बाल गोविंद भगत के संदर्भ में असत्य है। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको वहां पर अलर्ट होने की जरूरत है, और आप लोगों ने पूरा अपने को सतर्क कर लिया कि असत्य कथन कौन है। ऑप्शन दिया गया है पारिवारिक मोह माया से दूर, संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, कमर में एक लंगोटी, मात्र और सिर में कबीर पंथियों की कनपटी टोपी बांधते हैं, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं। तो बाल गोविंद भगत, जो कि आप देख रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी के चैप्टर से लिया गया है, ये एक प्रमुख पात्र है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमें बताना कि असत्य कौन सा है, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसमें लिखा गया कि पारिवारिक मोह माया से दूर, बल्कि आप देखेंगे बाल गोविंद भगत जो है वो पारिवारिक मोह माया से दूर नहीं है, बल्कि पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो संन्यास को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। जो भी विद्यार्थी बाल गोविंद भगत को चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको ये बात ज्यादा समझ में आ रही होगी। और बाकी आपको ध्यान में रखना है कि वो कबीर पंथी थे, सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, ग्रामीण जीवन से रिलेटेड उनका जीवन यापन था, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को वो गाते रहते थे। तो ध्यान में रखना कि बाल गोविंद भगत से किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आपको तुरंत ये प्रश्न वहां पर याद आ जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि यशपाल के संदर्भ में सही नहीं है, यशपाल के संदर्भ में सही नहीं है, इस तरीके के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। ऑप्शन दिया गया स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव पर वे जेल कभी नहीं गए, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। अब हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर सही कथन नहीं है, वो है ऑप्शन ए। बताया जा रहा है कि स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव था उनका, पर वे जेल कभी नहीं गए। हालांकि आप जब किताब पढ़ेंगे तो लिखा गया कि कई बार जेल गए। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनाया गया है कि आपको ध्यान में रहे कि यशपाल भी जेल में गए थे। हालांकि ये कथन पढ़ने के बाद ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, क्रांतिकारी रहा है, वो सभी लोग जेल में गए होंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यशपाल कई बार जेल गए थे। इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यशपाल के कहानी संग्रहों में शामिल नहीं है, यशपाल के कहानी संग्रहों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया कन्यादान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया। तो आप देख रहे हैं आपका दिमाग तुरंत
खड़खड़ खड़खड़ खोजना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार यशपाल की कहानी संग्रहों को हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, क्योंकि आपके दिमाग में तो छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी घुसी हुई है और उसी में से आपको छांटना है। तो आप लोगों ने छांट भी लिया होगा कि ऑप्शन ए जो है कन्यादान कहानी संग्रह यशपाल की रचनाओं में नहीं शामिल है। यहाँ पर नीचे की जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सभी कहानी संग्रह है। कन्यादान का जिक्र आपने ऋतुराज के संदर्भ में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा और आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं हो रहा होगा। आपको पढ़ने के बाद थोड़ी सी इसमें प्रसन्नता भी हो रही होगी और आपके दिल को ठंडापन भी पहुंच रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं कि फूलों का कुर्ता किस विधा की रचना है। फूलों का कुर्ता किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो आपके दिमाग में पहले तो इस रचना को देखने के बाद इसके लेखक का नाम आ रहा होगा। आ नहीं रहा होगा तो अपने दिमाग को आप लोग ठोक ठाक कर थोड़ा ठीक कीजिए, क्योंकि इस समय तो एकदम बिल्कुल आना ही आना चाहिए। फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो कहने के बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन नहीं देखेंगे, तुरंत सही जवाब बता देंगे और बिल्कुल सही जवाब हो गया झूठा सच। हालांकि ऑप्शन दिया गया था अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड और झूठा सच। तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज अगर यशपाल का कोई उपन्यास है तो वो है झूठा सच। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से यशपाल के उपन्यासों में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि यशपाल का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अनीता, पार्टी कामरेड। तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि यशपाल का नहीं है? आप लोगों के दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। अनीता नाम का कोई उनका उपन्यास नहीं है, बल्कि अमिता नाम का उपन्यास जरूर है। तो खाली न और म का यहाँ पर अंतर है और उसी अंतर को जानना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इन सूक्ष्म अंतरों को पकड़ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि सर्वेश्वर का काव्य संग्रह नहीं है। ये वही सर्वेश्वर हैं जिनका नाम पूरा नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका कि संबंध सप्तक से भी है। आप लोगों ने कई बार कमेंट्स कर बताया भी कि किस सप्तक से है, इसको ध्यान में रखिए। अब बताना है आपको कि कौन सा काव्य संग्रह जो कि सर्वेश्वर का नहीं है। ऑप्शन दिया गया है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, युग की गंगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि हमने तो सर्वेश्वर पर बहुत कुछ पढ़ा, बहुत दिनों से मेहनत किया, लेकिन इसका यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, युग की गंगा, जो कि किसका हो गया? केदारनाथ अग्रवाल का। इसको तो आप लोग मरते दम तक अब नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जब भी नागार्जुन की चर्चा की जाती है तो भी यह ऑप्शन आ जाता है और बाकियों में भी घूम फिर कर देख रहे हैं कि आ रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सही युग्म पर आधारित वाले पर आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन दिया गया है खूटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी रेखा चित्र। तो आपको बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी ऐसी रचना है जो कि विधागत दृष्टिकोण से गलत है। आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा, कई विद्यार्थी इसको करके बैठे होंगे, अगले प्रश्न का इंतजार कर रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, बकरी रेखा चित्र नहीं है बल्कि क्या है? नाटक है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर के तीनों ऑप्शन तो सही हैं। आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इनको ध्यान में रखिए, लेकिन बकरी को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये रेखा चित्र न होकर नाटक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है कि सोया हुआ जल किस विधा की रचना है? सोया हुआ जल किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आना चाहिए और उम्मीद है कि आ रहा होगा। और किस विधा का है? ऑप्शन दिया गया उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य में नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भाव भाव खाव खाव, बतूता का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया ऑप्शन डी, चर्चे और चरखे, जो कि बाल साहित्य के अंतर्गत नहीं है। ऊपर के जितने भी ऑप्शन है इनको आप अपने लिए आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखें। चर्चे और चरखे जो है इनका लेखों का संग्रह है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। हो सकता है कि ये स्वतंत्र तरीके से आ जाए प्रश्न में। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हर एंगल से आपको प्रैक्टिस कराया जाए, आप किसी भी तरीके से प्रश्न का उत्तर दे पाए।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिया गया है खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द। तो एक बार तो क्लियर है कि ये पूरी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, लेकिन आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी मिला था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का फादर कामिल बुल्के से अंतरंग संबंध था। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का अंतरंग संबंध फादर कामिल बुल्के से था। तो बस ये बताने के लिए एक प्रश्न बनाया गया था कि फादर कामिल बुल्के और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो आपसी संबंध रहा है, जो भी लगाव रहा है, उसको भी जानना जरूरी है। आगे बात करते हैं। पूछा गया है प्रश्न कि फादर कामिल बुल्के के संदर्भ में सत्य है। यहां पर ध्यान में रखना है, असत्य नहीं पूछा गया, सत्य पूछा गया है। तो कई विद्यार्थी ऑप्शन डी तुरंत टिक कर दिए होंगे, लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ऑप्शन केवल ऑप्शन नहीं है बल्कि प्रश्नों का अंबार है। सब हो सकता है कि प्रश्न के रूप में भी आपके सामने फाइनल एग्जाम में आ जाए। तो राम कथा उत्पत्ति और विकास पर फादर कामिल बुल्के ने शोध किया। ये भी कई बार रचनाएं पूछ ली जाती हैं परीक्षा में, इसको ध्यान में रखिए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, ये भी केबीएस के एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी सही है। फादर कामिल बुल्के की चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की, वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में दिखे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी व्यक्ति इतना कुछ सोच रहा है हिंदी भाषा के बारे में, तो ध्यान में आपको रखना है, आपने रख भी लिया होगा। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि राम कथा पर आधारित फादर कामिल बुल्के की रचना नहीं है। फादर कामिल बुल्के, जैसा कि आप जानते हैं कि राम कथा पर इन्होंने बहुत काम किया है, किसी भी भारतीय साहित्यकार से ज्यादा काम फादर कामिल बुल्के ने किया है। ऑप्शन दिया गया कि कौन सी इनकी रचना नहीं है। राम कथा उत्पत्ति और विकास, राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, लोकवादी तुलसीदास। तो किस पर काम नहीं किया है फादर कामिल बुल्के, या उनकी रचना कौन सी नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, लोकवादी तुलसीदास। ये रचना हो गई विश्वनाथ त्रिपाठी की। बाकी आप पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं वो सब फादर कामिल बुल्के की रचनाओं में शामिल है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह नहीं है। मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह नहीं है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, महाभोज। तो इस तरीके से आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा कि मन्नू भंडारी की कौन सी रचना है जो कि कहानी संग्रह नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाभोज, जो कि क्या है, उपन्यास है। तो इसी तरीके से आप ध्यान में रखिए कि एक प्लेट सैलाब कहानी संग्रह है, मैं हार गई कहानी संग्रह, यही सच है कहानी संग्रह है। बाकी ऑप्शन डी क्या हो गया, उपन्यास हो गया। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि सही युग्म पर आधारित है। पूछा गया कि मन्नू भंडारी की रचनाओं का सही युग्म नहीं है। ऑप्शन दिया गया है त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी उपन्यास, महाभोज उपन्यास, एक कहानी या भी कहानी। तो कौन सा ऐसा युग्म है रचनाओं का जो कि सही नहीं है। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि ऑप्शन डी जो है वो एक कहानी या भी कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, आत्मकथा का एक अंश है, आत्मकथ्य इसको कहा गया। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, बाकियों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि एक कहानी या भी में मन्नू भंडारी सबसे अधिक किससे प्रभावित है। एक कहानी या भी जो रचना है उसमें मन्नू भंडारी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है। ऑप्शन दिया गया है कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, शीला अग्रवाल। तो जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपके दिमाग में, या फिर पढ़े भी होंगे तो जवाब आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, शीला अग्रवाल से काफी प्रभावित रही हैं, जो कि मन्नू भंडारी की टीचर रही हैं। ठीक है, तो उनसे प्रभावित हैं, उनका कई बार जिक्र किया गया है। हालांकि मन्नू भंडारी ने इस आत्मकथा में पूरा बताया कि उनके पिताजी का क्या आचरण रहा है और समाज का क्या आचरण रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके पिताजी बहुत अच्छे व्यवहार नहीं करते थे इनसे। ठीक है, और मन्नू भंडारी देखने में सांवली है, तो उसका भी पूरा इन्होंने जिक्र किया हुआ है। खैर, आपको ध्यान में रखना है कि शीला अग्रवाल से काफी ये प्रभावित रही है। अगला प्रश्न, जो कि अगर किसी एग्जाम में ना आए तो मान लीजिए वो एग्जाम सही मायने में खत्म ही नहीं हुआ। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है। ऑप्शन दिया गया 1900 से 1916, 1901 से 1917, 1902 से 1918, 1903 से 1920। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन किया।
और किताब में पूरा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब आप पढ़े होंगे या फिर मेरे नोट्स को देखे होंगे, शॉर्ट नोट्स को, तो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। 1903 से लेकर 1920 तक लगभग 17 वर्षों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि कब से उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो 1903 को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा जा रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में असत्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में असत्य है। एक व्यक्ति नहीं थे वे, एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। इसको पढ़कर आपको चक्कर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे के एग्जाम की दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। ये केवल ऑप्शन नहीं है बल्कि कई प्रश्नों का अंबार लिए हुए है। हो सकता है कि विकल्पों में यही सब पूछ लिए जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या क्या थे, तो इस ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। और चौथा ऑप्शन है कि कविता की भाषा के रूप में भी खड़ी बोली के बदले ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। तो कौन सा कथन जो है असत्य है? आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि सब कुछ तो सही है, लेकिन हमने तो अभी तक पढ़ा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता की भाषा और गद्य की भाषा दोनों को खड़ी बोली बनाया था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि खड़ी बोली के बदले ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन बी को तो एकदम से ध्यान में रखना है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है। लेकिन असत्य कथन कौन सा है इसको आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी है। तो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा सा वक्त लेकर आपको सॉल्व करने की जरूरत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में असत्य है। फिर से असत्य वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि आखिरकार क्या असत्य हो सकता है। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए विदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ रूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको दिया जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए हैं। तो कौन सा कथन है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड असत्य है? ऐसे प्रश्नों को देखकर कई विद्यार्थी हैं जिनका सिर दर्द भी करने लगता होगा, लेकिन वो चाहें तो थोड़ा सा इसको आराम से पॉजिटिव तरीके से देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अंतर पैदा करते हैं आपके चयन में। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने असत्य कथन को खोज लिया होगा और बिल्कुल इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। यहाँ पर बताया गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए विदेशी चिंतन को व्यापक बनाया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था स्वदेशी चिंतन को उन्होंने व्यापक बनाया। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और बाकी जितनी भी बातें बताई गई हैं सब बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में सही हैं। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ रूप सामने रखा, जो कि वर्तमान समय में गिर गया है, लेकिन सरस्वती का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है और पुरातत्व इतिहास पर भी इन्होंने काफी काम किया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना संपत्ति शास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, नागरिक शास्त्र। तमाम शास्त्र आपने देखे, संपत्ति शास्त्र आखिरकार किस विषय पर है? बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही जवाब तुरंत लगाकर बैठे होंगे, अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र रिलेटेड है संपत्ति शास्त्र से। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है संपत्ति मतलब धन, धन मतलब अर्थ, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिए। बाकी आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है। कौन सा निबंध संग्रह जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, साहित्य सहचर। ये सभी ऑप्शन उन बड़े ऑप्शन से कमजोर नहीं है, ये भी उतना ही आपको चक्कर देने वाले हैं जितने की बड़े वाले हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, लेकिन उनका निबंध संग्रह कौन सा है? कई विद्यार्थी बिल्कुल इसको पकड़ लिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्य सहचर। साहित्य सहचर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस के तौर पर जाने जाते हैं, और अगर किसी को कड़ी टक्कर देनी हो तो इन्हीं दोनों का नाम आपस में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेज पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पढ़ा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो आप लोग तो ऐसे नहीं कंफ्यूज होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कितने खंडों में है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कितने खंडों में है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है 10, 12, 14, 15। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि यह 15 खंडों में विभाजित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली 15 खंडों में। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के संदर्भ में असत्य है। तो पहले तो आपके दिमाग में इस टॉपिक का नाम आते ही इसके राइटर इत्यादि का नाम आ गया होगा और बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन के संदर्भ में असत्य है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 में 14 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोदक पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात कही गई है। तो आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न थोड़ा सा आपको वक्त लेने वाला है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न में कई ऐसे आंसर हैं जो कि हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो पहले तो आपने असत्य कथन पकड़ लिया होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, बल्कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अब आपको मेन चीजों को और ध्यान में रखना है कि ये जो लेख है पहली बार 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक जो था पढ़े लिखों का पांडित्य। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि पुराना शीर्षक क्या था। बाद में इसको महिला मोद पुस्तक में शामिल कर लिया गया। ये भी पुस्तक किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। बाकी इसमें परंपरा को जो कत्यों स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि इसमें अपने विवेक से फैसला लेने का रूप बताया गया कि कैसे अपने विवेक से आप फैसला लें कि किसको स्वीकार करना है, किसको नहीं करना है। तो इन सारी चीजों को भी अपने दिमाग में आप सभी रखिए। एक चीज आप देख रहे होंगे कि सन 1914 में ही एक कविता छपी थी जिसका नाम है अछूत की शिकायत। अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 तक मेरा साथ दे रहा हो तो जरूर वो बताए कि अछूत की शिकायत किसकी कविता है, क्योंकि मैंने इस भी देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आ गई। इसी तरीके से कोरिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको आनंद आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह में शामिल नहीं है। यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह में शामिल नहीं है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डेवढ़ी पर आलाप, अद्भुत आलाप। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि यतीन्द्र मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अद्भुत आलाप। अद्भुत आलाप काव्य संग्रह भी नहीं है, यह निबंध संग्रह है और है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर की जितनी भी तीनों रचनाएं हैं सब यतीन्द्र मिश्र की कविताएं हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर आधारित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अलाउद्दीन खां, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी। तो नौबत खाने में इबादत किस पर आधारित है? आपके दिमाग में आ गया होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और ये किस वादन से रिलेटेड थे उसको भी ध्यान में रखिए, शहनाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था? हरनाम दास, सरनाम दास, भगवान दास, रामदास। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जितना छोटा है उतना इसके ऑप्शन भी छोटे हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा में एक एक प्रश्न महत्व रखते हैं तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हरनाम दास। बाद में बौद्ध धर्म धारण करने के बाद ये सब भी अपना नाम चेंज कर लिए। इस तरीके से आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में कई ऐसे लेखक मिल जाएंगे जिनका नाम बौद्ध धर्म धारण करने के बाद चेंज हुआ है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि भदंत आनंद कौशल्यायन की रचनाओं का सही समूह नहीं है। भदंत आनंद कौशल्यायन की रचनाओं का सही समूह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ। तो कौन सा ऐसा समूह है जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन की रचनाओं का सही समूह नहीं है? तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल इसका सही जवाब आने लगा होगा कि ऑप्शन डी जो है वो इस समूह में शामिल नहीं है, बल्कि ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं यहाँ पर रख दी गई हैं। तो यही है परीक्षा में कैसे प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी समझ रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद अच्छा लग रहा होगा, किसी भी तरीके का मानसिक तनाव आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्षितिज भाग 2 का जो गद्य खंड है वो तो हमारा एकदम से तैयार हो गया है।
तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और परीक्षा तो परीक्षा होती है, इसीलिए उसको गुरु कहा जाता है। तमाम गुरुओं के ज्ञान के बाद भी परीक्षा कुछ न कुछ सिखाकर चली जाती है। तो इसी उम्मीद से कि आप वहाँ पर अपना अधिकतम परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएँ, आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट हमने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।